हाँ, तो अब जस्ट जो है इसकी एप्लीकेशंस, पहले डेरिवेशन ऑफ गॉसेस लॉ, जो इसके गॉसेस लॉ का जो सूत्र व्युत्पन्न है वो हम कर लें। हाँ, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डेरिवेशन पूछा भी गया है और पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। जैसे मान लीजिए कोई भी पॉइंट चार्ज है मेरे पास, क्यू चार्ज रखा हुआ है और इसके चारों तरफ जो है मैं मान लीजिए कोई गॉसियन सरफेस में बना लेता हूं आर रेडियस की। ये गॉसी सतह मेरे पास है, तो गॉसी सतह, तो ये चार्ज इसके सेंटर पे है। जस्ट इसको जो है केन मान के हमने जो है एक स्फीयर ड्रॉ किया आर रेडियस का, तो वो एक गॉसी सतह होगी। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सिमेट्रिकली सभी दिशाओं में इस तरह से आपके पास निकलेगी, यूनिफॉर्मली जो है सब तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी। इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी डायरेक्शंस में। ठीक है, चूंकि हमने यहाँ से डिस्टेंस जो है वो आर ली हुई है, तो इसके हर पॉइंट के जो डिस्टेंस है इस चार्ज से वो आर के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपके सेम रहेगा मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन हमेशा जो है रेडियल डायरेक्शन में आएगी, त्रिज्य दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। तो जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये एलिमेंट ले लिया, अल्पांश ले लिया यहाँ पर, ठीक है, छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया इसके सतह पर, तो यहाँ से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा। ठीक है, एरिया वेक्टर भी अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर जो है इसके सतह के लंबवत, मतलब ये भी ऐसे ही आएगा। और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा इक्वल टू 0 है, इसलिए कुल फ्लक्स फाई नेट अगर कैलकुलेट करें तो वो होगा E इंटू डी ए इंटू कोस 0 का इंटीग्रेशन। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 आपके पास बनता है। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0, तो ई चूंकि यहाँ पे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो आपके पास कांस्टेंट आएगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु जो है इसका कोई भी बिंदु हम देखें तो वो इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर ही है, और आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो KQ/r² हमने किया हुआ है वो रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास हर जगह कांस्टेंट है। साथ में जो भी आप एरिया वेक्टर और ई के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी ऑलवेज बराबर ही आएगा, थीटा इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास, ये इस जगह पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगा और डी ए वेक्टर ये रहेगा, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 आएगा इनके बीच में एंगल। तो ई कांस्टेंट है और एंगल भी कांस्टेंट हो गया, तो सिर्फ हमें डी ए के बारे में सोचना है ई का। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में जब ई आपके पास कांस्टेंट है और कोस 0 ये भी सब जगह कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले सकते हैं हम। ये हमने बाहर ले लिया, कोस 0 का वैल्यू 1 के बराबर, डी ए का इंटीग्रेशन करना है कुल अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो। ठीक है, हाँ, तो डी ए का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, लिमिट हमारे पास लगेगी 0 से 4πr², तो ये बनता है हमारे पास E इंटू 4πr² के बराबर। ये आपके पास जो है इसका फ्लक्स रहेगा कुल। अब हम जानते हैं कि r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं E वो बराबर होता है KQ/r², या यूं भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r² के बराबर आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ठीक, वैल्यू रख दें तो फाई नेट इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr² के बराबर। ये सोल्व करते हैं, 4π से 4π, r² से r², तो ये अब आपके यहाँ पर सोल्व करें फाई नेट, तो फाई नेट जो होगा वो आपके पास Q/ε0
के बराबर, और यहाँ पर जो Q है, सॉरी स्मॉल q हमने लिया हुआ तो स्मॉल q लिखे हैं, तो इस Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ही गॉसेस लॉ है। ठीक है, तो ये गॉसेस लॉ का, तो इस तरह से डेरिवेशन इसका रहता है, बोर्ड में पूछा जाता है, पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से आप जो है इसका डेराइव कर सकते हैं कुल विद्युत फ्लक्स का। इसके बाद में नेक्स्ट जो एप्लीकेशंस हैं गॉसेस लॉ की, गाउस के नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था गाउस का नियम का अनुप्रयोग जो है उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम गाउस का नियम का यूज़ करते हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं किसी दिए गए बिंदु पर इसके लिए हमें कोई ना कोई सिमेट्री यूज़ करनी पड़ेगी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते वक्त। ठीक है, जो भी सिमेट्री हम यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं भिन्न। हाँ, तो इसमें सिमेट्री यूज़ करते हुए हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। पहला लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, जैसे कोई भी बिंदु आवेश है, मान लीजिए मुझे जो है ये Q आवेश दिया हुआ है, इसके कारण r दूरी पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए जैसा मैंने बताया कि गॉसीय सतह इस तरह से हमें बनानी होती है कि सिमेट्री का यूज़ करते हुए कि E का मान प्रत्येक बिंदु पर समान रहे परिमाण में और दिशा में। दिशा आपके पास अलग होती है, हो सकती है, लेकिन E और DA के जो बीच में जो एंगल है वो भी आपके पास सेम आना चाहिए। मतलब हमारे पास जो फ्लक्स होता है वो लेते हैं EA cos थीटा। E आपके पास सेम अगर मैं रखूँ मैग्नीट्यूड में, थीटा का वैल्यू सेम है, तो आप जस्ट इंटीग्रेशन जो करेंगे EDA cos थीटा में केवल DA का इंटीग्रेशन करेंगे, और उसको यूज़ करते हुए आप जो है ये सिमेट्री हम यूज़ कर सकते हैं गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते वक्त। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैं देखूँ तो हम जानते हैं r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है KQ/r² ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण। तो मैं स्मॉल r दूरी पर अगर जो है इस पे पॉइंट लेता जाऊं इस Q आवेश से, तो उन पर जो है सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास बराबर आएगा। ठीक है, और अगर बिंदु है पॉइंट चार्ज है आपके पास, इससे r दूरी पर पॉइंट लेने हैं, तो उनका सबका एक सतह जो बनेगी वो आपके पास कौन सी सतह होगी? गाउसीय सतह बनेगी। मतलब r त्रिज्या का गाउसीय, r त्रिज्या का गोला जो है इस केस में गाउसीय सतह हम ले सकते हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मान सेम आएगा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ गाउसीय सतह बना लूँ, तो ये गाउसीय सतह मैंने r रेडियस का गोला बना लिया। इस तरह से ये मैंने r रेडियस का गोला मैंने बनाया। ठीक है, ये r रेडियस का मान लीजिए गोला है। तो ये गाउसीय सतह हमने बना लेते हैं, गाउसीय सतह। ठीक है, इसके किसी बिंदु पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी KQ/r², यहाँ पर KQ/r², यहाँ KQ/r², सब जगह बराबर ही आएगी। मान लीजिए कोई भी आप अल्पांश ले लेते हैं, इस पर कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने जो है एक छोटा सा जो है सतही क्षेत्रफल ले लिया,
एरियल एलिमेंट ले लिया जो है ये डी ए, मान लीजिए इसका एरिया है। डी ए वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर आएगा, तो ये डी ए वेक्टर इधर आएगा। और ई हम देखते हैं, ई तो आपके पास बल रेखाएं जो है सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली जाएंगी, तो ये आपके पास जो है ऐसे ई वेक्टर रहेगा। दोनों के बीच में जो एंगल है यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0। ऐसा ही और कई पॉइंट पे भी हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं जो है इस पॉइंट पे ले लूँ, ये मैंने ले लिया, मान लीजिए जैसे यहाँ पर ले लें, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई भी मैंने एरिया वेक्टर ले लिया इस तरह का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास इस तरह से रहेगा। साथ में इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो भी सतह के लंबवत, मतलब त्रिज्यीय दिशा में ही, रेडियल डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। एंगल फिर आपके पास थीटा इक्वल टू 0। इसी तरह से कहीं पे भी आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ले लूँ, तो यहाँ पर भी आपके पास ई आपके पास इधर आएगा रेडियल डायरेक्शन में, त्रिज्यीय दिशा में, और डी ए भी आपके पास इसी तरफ थीटा इक्वल टू 0 जो है एंगल रहेगा। मतलब हर जगह पर ई का मान समान है, कोस थीटा आपके पास समान है। तो यहाँ पर गाउस का नियम लगाते हैं, बाय गॉसेस लॉ। तो कुल फ्लक्स ई डी ए कोस 0 का इंटीग्रेशन, ये आपके पास कुल फ्लक्स रहेगा, और वो बराबर होना चाहिए क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, चूंकि ई आपके पास जो है इसके हर पॉइंट पर सेम है, तो ई को मैं सेम रखूं, केवल मुझे डी ए का इंटीग्रेशन करना होगा। और डी ए का इंटीग्रेशन आप करते हो क्यू इन का वैल्यू यहाँ पर देखें तो इसके गाउसियन सतह में जो कुल चार्ज है वो है कैपिटल क्यू के बराबर। ये आपके पास गाउसियन सतह में कुल चार्ज हो गया, तो इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अच्छा, डी ए का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो डी ए आप इस तरह से सम करते जाओगे, और डी ए अगर आप जोड़ोगे काफ़ी, तो ये जो है वो एक बंद मतलब गोले का सतही क्षेत्रफल के बराबर आएगा, जो इसके सरफेस एरिया के बराबर आएगा। तो 0 से 4 पाई आर स्क्वायर की इसकी लिमिट आएगी। ठीक है, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी आ जाती है वो आपके पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर के बराबर, या E जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर ये रहेगा। ठीक है, तो ये हमने पहले भी निकाला था, वही सेम फार्मूला हमने ऑब्टेन किया बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। ठीक, ये आपके पास फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी। नेक्स्ट जो सेकंड एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड या ई वेक्टर ड्यू टू ए इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, फाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है किसी दिए गए बिंदु पर। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है इस तरह की कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अनंत तक है, इसमें जो रेखीय आवेश घनत्व है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो लैम्डा के बराबर है। मतलब एकांक लंबाई पर जो आवेश है वो लैम्डा के बराबर है। तो हमें इसके कारण जो है, इस जैसे मान लीजिए वायर है, कोई भी तार है, धात्विक तार है, उस पर कोई हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है,
और प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश है वो आपके पास लैम्डा के बराबर है। इसके कारण मुझे जो है एक r पॉइंट पर, कोई r डिस्टेंस पर, इससे r लंबवत दूरी पर जो है कोई भी बिंदु हमने लिया, उस पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है, E निकालना है। जैसे मान लीजिए मैंने जो है यहाँ से कोई भी r दूरी पर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो देखो ये यहाँ पर ये जो है अनंत दूरी पर है, और ये जो पॉइंट लिया है हमने कहीं यहाँ बीच में कहीं लिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने जो है कोई एलिमेंट ले लिया, सपोज कीजिए मैंने जो है यहाँ पर कोई एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट, और उतना ही एलिमेंट यहाँ पर लिया, मान लीजिए इस पर चार्ज dq आता है और इस पर भी चार्ज dq आता है, उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर मैंने ये एलिमेंट लिया। तो जितना लंबाई का ये एलिमेंट है उतना ही लंबाई का ये अगर ये एलिमेंट रखा, तो जितना आवेश इस पर आएगा उतना ही आवेश इस पर भी आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर मैं निकालूं, तो देखिए इस एलिमेंट के कारण, इस अल्पांश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से आएगी, इस तरह, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर हम निकालते हैं तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो इस तरह से आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आएगा। क्योंकि अगर ये दूरी मैंने सेम रखी है, ये दूरी आपके पास सेम है होगी, मान लीजिए x दूरी पर है, ये भी x दूरी पर, ये r है, ये दूरी भी आपके पास, ये दूरी इसके बराबर आएगी। मतलब इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी और इस बिंदु आवेश के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी आएगी वो दोनों के कारण सेम आएगी, ठीक है। और जो एंगल होगा, यहाँ से अगर एंगल हम निकालें तो वो भी दोनों का सेम आने वाला है, क्योंकि ये थीटा और ये थीटा, तो ये भी आपके पास थीटा ही रहेगा। हम इसको यहाँ देखते हैं तो इसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दो लंबवत दिशाओं में इसके कंपोनेंट घटक लिए जा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। जैसे इसका घटक जो है इस तरफ लें और इसका घटक इस तरफ, तो ये वाले जो कंपोनेंट है, ये डी कोस थीटा वाले जो घटक है वो तो आपके पास क्या होंगे, जुड़ते जाएंगे। लेकिन जो डी साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पर आएगा एक डी साइन थीटा इस तरफ और एक डी साइन थीटा आपके पास इस तरफ आएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो घटक हैं, जो दोनों कंपोनेंट हैं, वो एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ये कैंसिल होते जाएंगे। मतलब इसके मिड में लिए गए किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो आपके पास जस्ट तार के लंबवत आएगी, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि इसके जो परपेंडिकुलर डाला तार पर उस पॉइंट से, उसके अनुदिश आएगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो वह तीव्रता इस तरफ बनेगी, और यही अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो तीव्रता इस तरफ आती है, इंटेंसिटी इस तरफ आएगी, क्योंकि उस केस में डी आपके पास यूँ और डी यूँ, ठीक है। तो इनके दोनों ये वाले घटक जुड़ेंगे और ये वाला और ये निरस्त होंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस इनफाइनाइटली लेंथ के वायर के कारण किसी भी पॉइंट पर, मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास बीच में जो है वो सदैव क्षैतिज आएगा, ये कहें कि तार के लंबवत आएगा, ठीक है। लेकिन यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मैं किसी इसके एक्सट्रीम पॉइंट पर निकालूं, जैसे ये वायर है मेरे पास, मैं किसी एक बिंदु के सामने ये निकालता हूँ, इसके एक सिरे के सामने निकालता हूँ, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके क्षैतिज नहीं आएगा, ठीक है। उस केस में आपके पास क्षैतिज नहीं आएगा, वो आपके डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए इस सिरे के सामने मैं निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर यूँ आएगा नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो है जो कैंसिल आउट होने वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ से नहीं है, ठीक है। इसी तरह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो यहाँ निकालता हूँ, जस्ट ये मान लीजिए सिरा है इसका और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो यहाँ पर केवल इतने नीचे वाले भाग के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बनेगा, मतलब इस तरफ कहीं बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन मिड में कहीं लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्षैतिज दिशा में ही बनेगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है इसका। तो हम अब यहाँ से हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्षैतिज आएगा किसी भी पॉइंट पर, या तार के लंबवत आएगा। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस r दूरी पर। P पॉइंट,
तो हम क्या करते हैं कि P पॉइंट से गुजरने वाला वही गाउसियन सरफेस बनाते हैं, गाउसियन सरफेस इस तरह से। इस तरह से गाउसियन सरफेस बनाई मैंने। आर रेडियस का, जितनी दूरी पर वो पॉइंट है यहाँ से उतनी ही दूरी पर मैंने इधर इसके भी रेडियस आर लिया। ये आपके पास गाउसीय सतह हो गई। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर 3 सतह इसकी बनेंगी। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास इधर आएगा, एरिया वेक्टर आपके पास इधर, तो एंगल यहाँ पर 0 के बराबर। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास P के बराबर है, EP है, तो यहाँ पर EP आपके पास थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक तो वक्रीय सतह होगी, बेलनाकार सतह होगी। एक आपके पास जो है ये सतह बनेगी फ्लैट सरफेस, तो ये पहली सतह ये होगी। ये सेकंड ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने इस सतह पर जो एलिमेंट ले लिया वो ये ले लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश है वो बाहर की तरफ, सदैव गाउसी सतह से बाहर की तरफ एरिया वेक्टर लिया जाएगा, तो ये बनेगा। और थर्ड वाली जो सतह है, ये थर्ड है हमारे पास, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आप कंसीडर करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा और एरिया वेक्टर जो है वो आपके पास ये सेम चीज़ यहाँ पर भी रहेगा। तो हमारे पास जो है 3 सतह गाउसी सतह में ले सकते हैं, तो उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और DA के बीच में जो एंगल है वो इतना। मान लीजिए ये जो है, जो आप बेलनाकार पृष्ठ जो ले रहे हैं, बेलनाकार जो सतह ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल सरफेस जो ले रहे हैं, उसके लेंथ जो है वो A1 के बराबर, L के बराबर है सपोज कीजिए। तब गाउसी है, गाउस के नियमानुसार नेट फ्लक्स हम देखें फाई नेट, तो वो होगा आपके पास φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 के बराबर। φ1 बेलनाकार सतह EP इंटू DA इंटू कोस थीटा कोस 0 का इंटीग्रेशन, प्लस सेकंड सतह के लिए देखें तो EDA कोस 90, एंगल 90 है E और DA के बीच में। इसी तरह से को थर्ड वाले के लिए भी EDA कोस 90 के बराबर, ये आपके पास। तो यहाँ से ये वाली टर्म 0, ये टर्म 0, मतलब नेट फ्लक्स मेरे पास आ जाता है, वो होगा EP इंटू DA का इंटीग्रेशन। और DA का इंटीग्रेशन आप करते हैं तो 0 से इसका जो भी सरफेस एरिया फर्स्ट वाली सतह का, और फर्स्ट वाली सतह का जो सरफेस एरिया, टोटल इसका सरफेस एरिया बेलनाकार जो पृष्ठ है उसका जो सरफेस एरिया होगा 2 पाई RL के बराबर, ये आपके पास सरफेस एरिया आएगा। तो यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, नेट फ्लक्स जो होगा EP इंटू 2 पाई RL के बराबर ये फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो ये कुल जो फ्लक्स हो गया इससे, इस गाउसीय सतह से, वो आपके पास इस तरह से EP इंटू 2 पाई RL के बराबर आ जाता है। अब गाउस के नियमानुसार बाय गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ, हमने नेट फ्लक्स निकाला, और नेट फ्लक्स जो होना चाहिए वो फाई नेट वो बराबर Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, तो Q इन अगर हम निकालें तो इसमें जो लेंथ यूज की जा रही है, जो इस वायर की जो लेंथ आ रही है इस गाउसीय पृष्ठ में, वो आपके पास L लेंथ का वायर, यहाँ से यहाँ तक का L लेंथ का वायर आ रहा है। तो इसमें जो टोटल चार्ज रहेगा Q इन इस गाउसीय पृष्ठ में, वो आपके पास आएगा लैम्डा इंटू L के बराबर। ठीक है, तो लैम्डा इंटू L अगर मैं यहाँ रखता हूँ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q इन, और वो बराबर है हमारे पास नेट फ्लक्स, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पर, EP इंटू 2 पाई RL के बराबर। तो L से
ये L कैंसिल हो जाएगा, तो EP मेरे पास आता है, EP इक्वल टू होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बराबर। मतलब इस लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, जो आपने गाउसी जो भी गाउसी सतह जो ड्रॉ ली है उसकी लेंथ पर ये डिपेंड नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, अगर आपने इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया हुआ तो, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2k लैम्डा अपॉन आर के बराबर, ये आपके रहेगा, ठीक है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि किसी भी r दूरी पर जो पॉइंट, r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r के बराबर आता है। मतलब r जैसे से बढ़ेगा वैसे से r इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से घटती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र नहीं आएगा किसी भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। जितना ज़्यादा वो क्लोज पॉइंट पर होगा, क्लोज पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और जितना ज़्यादा दूरी पर हम लेंगे पॉइंट, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये आपके पास इसकी एप्लीकेशन थी कि किसी भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकालना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है किसी भी प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ड्यू टू ए प्लेन शीट, प्लेन थिन शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। या यूं लिख लें, इंटेंसिटी ड्यू टू ए, थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन प्लेन शीट, प्लेन थिन शीट। किसी पतली सतह पर एक समान आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। किसी पतली एक समान आवेशित सतह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मान लीजिए मैंने जो है एक ये सतह ली जो कि इनफाइनाइट डायमेंशन की, सभी तरफ आपके पास बराबर बराबर है, इस पर मान लीजिए जो है चार्ज आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये चारों तरफ इसकी जो डायमेंशन है वो इनफाइनाइट ली हुई है, इधर भी इनफाइनाइट है, आपके पास ऊपर भी इनफाइनाइट है, इधर भी कहीं इनफाइनाइट होगी और इधर भी कहीं इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डायमेंशंस की है। इस पर चार्ज डेंसिटी मैं यूज़ कर लेता हूँ, मान लीजिए सिग्मा के बराबर चार्ज डेंसिटी है, मतलब जो इसके एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश का मान है वो सिग्मा है, सतही आवेश का घनत्व जो है सिग्मा के बराबर है। इसके कारण मुझे किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कैलकुलेट करनी है इसके कारण। तो देखिए सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, यहाँ से कोई जो है r डिस्टेंस पर वो पॉइंट ले लिया, r दूरी पर मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ठीक है।
तो सेम लॉजिक जैसा आपने लिया था कि इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सदैव उसके परपेंडिकुलर होगा वायर के, वैसा का वैसा लॉजिक यहाँ पर भी हम दे सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस शीट के कारण वो सदैव लंबवत आएगा। अगर मैंने कहीं मध्य में लिया हुआ है पॉइंट, तो उस केस में जो है वो हमेशा लंबवत होगा, परपेंडिकुलर आएगा। किसके? शीट के सदैव लंबवत आएगा। वो कैसे, उसका भी लॉजिक हम बता दें कि जैसे मान लीजिए मैंने जो यहाँ पर कोई भी आवेश ले लिया, सपोज कीजिए मैंने कोई जो है ये कोई स्मॉल एलिमेंट ले लिया यहाँ से कुछ x दूरी पर, सपोज कीजिए, इसमें आवेश हम निकालेंगे dq आवेश वितरण के हिसाब से। ऐसा का ऐसा जो है हम यहाँ पर नीचे भी ले सकते हैं कोई भी एलिमेंट, और इस पर भी आवेश का वितरण हम निकाल सकते हैं dq आपके पास है, मान लीजिए वही x दूरी पर है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली जो दूरी है, इससे ये दूरी आपके पास बराबर आएगी, इस वाले एलिमेंट से जो भी इस बिंदु की दूरी है और इस वाले एलिमेंट से इस पॉइंट की जो दूरी है वो सदैव बराबर आएगी। तो इंटेंसिटी जो होनी चाहिए, अगर इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करें तो इंटेंसिटी इसके कारण तो इधर आ गई, और उतनी ही इंटेंसिटी इसके कारण भी रहेगी इस तरफ, क्योंकि चार्ज सेम है, दूरियां आपके पास सेम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी आपके पास बराबर आएगा, ठीक है। तो ये रहेगा। यहाँ पर हम देखें वही लॉजिक लगाएं कि इनके जो क्षैतिज घटक हैं वही दो लंबवत दिशाओं में इसके कंपोनेंट लेते हैं, तो इस तरफ वाले जो घटक हैं वो आपके पास सम होते जाएंगे, और इधर वाले जो घटक हैं, ये वाला घटक और ये वाला घटक, ये निरस्त होते जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ओवरऑल हम देखें तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सदैव लंबवत आएगा इस शीट के, ठीक है। तो ये लॉजिक हम दे सकते हैं इसमें। अब हम निकालेंगे इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना किसी भी पॉइंट पर। उसके लिए मैं जो है इसको वापस रिमूव कर रहा हूँ इसी चीज़ को। तो हम जानते हैं यहाँ से अगर मैं r दूरी पर पॉइंट को लेता हूँ तो उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वैल्यू सेम आएगी मैग्नीट्यूड में। इसी तरह से, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एलिमेंट लिया, मान लीजिए मैंने इतना कोई क्षेत्रफल ले लिया a डिस्टेंस का, a का, तो उसके कारण जो यहाँ पर अगर मैं गॉसियन सतह देखूंगा तो अगर मैं क्षैतिज बना रहा हूँ तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो आपके पास इस तरह से आएगा, ऐसा का ऐसा हम जो है इधर भी बना, क्योंकि मैंने चार्ज ये लिया हुआ है, इसमें चार्ज ये आएगा, तो इसके कारण बल रेखा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इधर जाएंगी तो इधर भी आएगी। तो हमें इसके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर बाउंड करना है तो उस केस में जो है आपको दोनों तरफ इसके सिमेट्रिकली दोनों तरफ जो है इस तरह से गॉसीय पृष्ठ बनानी पड़ेगी, बेलनाकार सतह बनानी पड़ेगी। ये बेलनाकार सतह, ठीक है। तो ये गॉसीय सतह रहेगी। गॉसीय सतह। अभी जैसा हमने किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर जो है समान दूरी पर लिए जाए पॉइंट, तो वो आपके सदैव इसके शीट के लंबवत और बराबर परिमाण में आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इस जगह पर मेरे पास तीन सतह है, देखो यहाँ पर मैं तीन पूरे गॉसियन सरफेस को तीन सतहों में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो पहली सतह ये हो गई, दूसरी सतह बेलनाकार सतह, और तीसरी सतह हमारे पास ये फ्लैट सतह वापस आई। तो यहां देखते हैं, यहां पर एरिया वेक्टर ए इस तरफ आएगा और ई भी आपके पास इस तरफ, ये कुल विद्युत क्षेत्र है। अच्छा, यहां पर देखें तो यहां पर जो भी एलिमेंट मैं लेता हूं, ये एलिमेंट मैंने ले लिया, तो इसमें एरिया वेक्टर तो ऊपर जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे आएगी, मतलब ये लंबवत रहेगा। ऐसे कैसे, यहाँ पर भी मैं ले सकता हूँ कि यहाँ पर कोई भी अगर मैं ये लेता हूँ तो ये आपके पास
एरिया वेक्टर तो इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस तरफ, ये लंबवत होगा। ठीक है, ऐसे कैसे, इससे भी अगर मैं निकालता हूं तो यहां पर भी ई इस तरफ होगा तो एरिया वेक्टर ये थीटा इक्वल टू 0 का केस हुआ, ये दोनों आपके पास 90 डिग्री केस हुआ। तो टोटल फ्लक्स अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो ये होगा हमारे पास कुल फ्लक्स अगर देखें तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ये यहाँ पर φ1 और φ3 बराबर आएंगे और φ2 का वैल्यू 0 आएगा। तो φ1 होगा E इंटू ए इंटू कोस 0 प्लस φ2 हो गया E इंटू जो भी आपने एलिमेंट लिया है, मान लीजिए DA एलिमेंट लिया हुआ है यहाँ पे, तो E DA कोस 90 का इंटीग्रेशन, तो वो 0 के बराबर, प्लस EA कोस 0। इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास बनता है फाई नेट इक्वल टू 2EA के बराबर, ये हमने एरिया लिया। अब बाय गॉसेस लो, फाई नेट बराबर होगा Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 2EA और Q इन, अगर इसमें टोटल चार्ज हम देखें गॉसियन सरफेस में तो ये इस वाले पोर्शन में जो भी चार्ज आएगा वो हमारे पास टोटल चार्ज है। तो टोटल चार्ज का वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा सिग्मा इंटू ए के बराबर, और सिग्मा इंटू ए के बराबर अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सोल्व करते हैं तो ये वाले जो है वो इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर E बराबर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आएगा। ठीक है, और ये जो है सदैव शीट के लंबवत आएगा, परपेंडिकुलर टू शीट, शीट की सतह के लंबवत ये रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये रहेगा। यहाँ हम ये देखें कि ये जो दूरी है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन हमारे पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा चार्ज का, चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उतना ही प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन ये दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है कि हमने कितनी दूरी पर यहाँ से पॉइंट लिया, उस चीज़ पर नहीं है, मतलब आर का फंक्शन नहीं आ रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि किसी भी प्लेन शीट के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है इसके बीच में किसी पॉइंट पर लें तो वो कभी भी इस पर दूरी पर निर्भर नहीं करती है, एक समान विद्युत क्षेत्र रहेगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है किसी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का ऑन द प्लेन शीट, तो यूनिफॉर्म रहेगा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन थिन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज distribution of charge on a conducting plate, conducting sheet of infinite dimension.
ठीक है, मतलब कोई भी हमारे पास कंडक्टिंग शीट है, चालक शीट है, और उस पर जो है एक समान रूप से आवेश का वितरण हो रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके जो कंडक्टिंग शीट का जो डायमेंशन है वो इनफाइनाइट के बराबर है। तो उस शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग गाउसेस लॉ। गाउसेस नियम का उपयोग करते हुए हमें इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू ए कंडक्टिंग शीट। ठीक है, चालक के बारे में मैंने बताया था आपको, पहले बता चुका हूँ थोड़ा बहुत, कि चालक जो होता है वो आपके पास वह पदार्थ है जिसके मुक्त सतह पर जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जब कभी इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स आएगा, कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का कोई फोर्स बनेगा, तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स उस फोर्स के अंडर में मोशन करते हैं, गति आरंभ करते हैं, और चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब भी किसी कंडक्टर को जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस केस में उसमें एक जो है चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, वापस पुनर्वितरित होगा आवेश इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, और तो वो ये आवेश का वितरण तब तक होता जाएगा जब तक कि उसके भीतर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो नहीं बन जाती। जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो बनी वहाँ पर जो है आवेश पर बल भी लगना, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगना जो है वो जीरो के बराबर बन जाएगा, तब आवेश आपके पास स्टे करेगा, विरामावस्था में आएगा। ठीक है, तो ये रहेगा।